नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मूंगफली की फसल से अधिक उपज के लिए उचित उपाय। उड़द की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। तिलहनी फसलों में मूंगफली का प्रमुख स्थान है और हमारे जिन किसान भाइयों ने इसकी खेती की है उससे अधिक उत्पादन लेने के लिए फसल की उचित पैदावार का होना जरूरी होता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप मूंगफली की फसल में इस समय किए जाने वाले कार्यों को किस तरह से करें, इसकी समस्त जानकारी दे रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना की विषय विशेषज्ञ रीना शर्मा। किसान भाइयों, अभी खरीफ का मौसम में काफ़ी फसलें लगी हुई हैं इस समय। इसमें मूंगफली एक विशेष फसल है जो कि अभी आपकी 1 से 1.5 माह की हो गई होगी। मूंगफली की खेती तिलहनी फसल के रूप में की जाती है। मूंगफली के दानों का उपयोग अधिक मात्रा में तेल निकालने के लिए किया जाता है। इसके बाद इसे दाने के रूप में खाने में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इसकी बाजार में मांग अधिक रहती है। इसकी खेती करने वाले किसान अच्छा लाभ कमाते हैं। तो जिन किसान भाइयों ने मूंगफली की बुआई की है उनकी फसल बढ़वार की अवस्था पर है। इसकी आगे भी अच्छी बढ़वार हो और आने वाले समय में अच्छी पैदावार मिले, इसके लिए कुछ जरूरी कार्यों को इस समय करना होता है, जो इस प्रकार से है। तो इसमें काफ़ी समस्या आ रही होगी खरपतवार की, चौड़ी पत्ती वाले और सकरी पत्ती वाले खरपतवारों की। सही समय पर यदि आपने खरपतवार नियंत्रण नहीं करा तो ये प्रतिस्पर्धा करेगा आपकी मुख्य फसल से। दूसरा, ये कीट रोगों को आश्रय देने का काम करता है, जिससे आपकी मुख्य फसल पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। यदि आपके क्षेत्र में यदि लेबर उपलब्ध है तो आप लेबर से कर सकते हैं, नहीं तो आप बाजार से जो खरपतवार नाशी हैं उनको लाकर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। निदाई गुड़ाई बहुत अच्छी होती है क्योंकि ये रूट वाली फसल है, जिससे कि यदि आप निदाई गुड़ाई करते हैं तो इसकी जो रूट्स होती हैं, जो इसकी फली रूट्स के रूप में होती हैं, वो बहुत अच्छे से विकास होता है, मोटी होती हैं, दाना बहुत अच्छा बनता है क्योंकि इसमें वायु संचार काफ़ी अच्छा हो जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अच्छे से जाती है, तो जिससे कि आपकी जो मुख्य फसल होती है उसको काफ़ी लाभ होता है। जब 1 माह की फसल हमारी हो जाती है तो इस पर हम पहली मिट्टी चढ़ाते हैं, जिससे कि हमारा जो बीज है वो कैप्सूल बनने लगता है। तो अब किसान भाई, कैप्सूल बनते समय हमें मिट्टी चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है और उसके साथ साथ हमारा जो खरपतवार नियंत्रण भी कंट्रोल हो जाता है। फिर इसके बाद किसान भाई 60 दिन पर भी हम नियंत्रण आवश्यक करें और उसके साथ मिट्टी चढ़ाएं, जिससे आपकी जो कैप्सूल होते हैं वो बहुत अच्छे, मजबूत और काफ़ी मोटे बनते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि प्रदेश में अच्छी बारिश हो रही है, इसलिए मूंगफली की फसल में सिंचाई की आवश्यकता नहीं है और यदि जहां अधिक वर्षा हो वहां खेत से जल निकास की उचित व्यवस्था करें और इस बात का ध्यान रखें कि बारिश के दिनों में लंबा अंतराल हो, तब आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। सिंचाई इसकी कलर से करने पर कम पानी में अधिक क्षेत्र पर आसानी से सिंचाई हो जाती है और फसल की बढ़वार अच्छी होती है, जिससे पैदावार अधिक मिलती है। आप किसान भाई, बात आती है जैसे कि जो अपना उर्वरक की, तो उर्वरक तो हम पहले ही इसमें दे देते हैं, लेकिन यदि आपने देखा हो कभी कभी क्या होता है कि सब कुछ अच्छा करने के बाद भी कि वेजिटेटिव जो वानस्पतिक ग्रोथ है वो आपकी अच्छे से नहीं हो पाती। तो किसान भाइयों, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारा 1 kg NPK को लेकर 500 लीटर पानी में घोल कर आप प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका स्प्रे करेंगे तो निश्चित ही आपकी जो फसल है बहुत अच्छे से हो जाएगी। इसके बाद इसमें कीट भी बहुत आते हैं,
तो आपके स्थानीय जो आपका जो कृषि विज्ञान केंद्र हो या जो कृषि विभाग हों या जो आपके आरएईओ हों, आप उनसे संपर्क करके उस समय उपलब्ध जो भी मार्केट में दवा है उसको आप लेकर स्प्रे कर सकते हैं। मूंगफली की फसल में सफेद लट कीट को नियंत्रित करने का तरीका। गर्मी में खेत की गहरी जुताई करें, जिससे जमीन में सुषुप्तावस्था में पड़े कीट सूर्य की तेज रोशनी से नष्ट हो जाए और परभक्षी पक्षियां भोजन बन जाए। हमेशा अच्छी सड़ी खाद खेत में डालना चाहिए। बिजाई से पूर्व मूंगफली के बीजों को 3 मिली इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL से प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करके बुआई करनी चाहिए। खड़ी फसल में लट नियंत्रित हेतु मानसून की वर्षा के बाद जब भृंग निकलने लगे उसके ठीक 20 से 25 दिन बाद प्रति हेक्टेयर इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL 300 मिली 100 किलो सड़ी खाद अथवा वर्मी कंपोस्ट में मिलाकर खेत में डालें और इसके बाद हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL पानी में घोलकर मटके में भरकर निचले हिस्से में छिद्र करके सिंचाई के समय देना चाहिए। किसान भाइयों, मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी सामसायिक जो चर्चा आज हमारी हुई है, इसको ध्यान में रखते हुए यदि आप मूंगफली की खेती करते हैं तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। दलहनी की फसलों के अंतर्गत जिन किसान भाइयों ने उड़द की खेती की है, उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था पर है और इस फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए उड़द की फसल में कुछ आवश्यक कार्यों का किया जाना जरूरी होता है। तो वो कौन कौन से हैं जरूरी कार्य, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के वरिष्ठ वैज्ञानिक राजपाल सिंह तोमर से। वर्तमान समय में हमारी खरीफ की फसल लगभग 30 से 40 दिन की लगभग लहला रही है खेतों में, जैसे कि बोनी के आधार पर। इस समय उड़द भी हमारे खेतों में काफ़ी अच्छी लहला रही है। और उड़द की फसल में जहाँ तक बात आती है सामयिक प्रबंधन की, इस समय जो कर्षण क्रियाएँ जो करने वाली हैं मुख्य रूप से, तो आपने बीडीसाइड तो आपने डाल ही दिया होगा, मेरे को उम्मीद है 25 से 30 दिन पर। अगर किसान भाइयों ने नहीं डाल पाया है तो जल्दी शीघ्र, जिनकी लेट फसल होनी हुई है, वो आवश्यक रूप से बीडीसाइड का स्प्रे करें। किसान भाइयों, फसल के साथ साथ कुछ खरपतवार भी उग जाते हैं, जो कि फसल के साथ साथ खाद, उर्वरकों, हवा, पानी तथा प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे फसल का सही विकास नहीं हो पाता है और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप अपनी फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें। अगर हमारी फसल आपको 30 दिन से अधिक की हो गई है तो मैं आपसे वो सजेस्ट करूंगा कि आप बीडीसाइड का उपयोग ना करें। तो इस समय आप एक मैनुअल खेत में गुड़ाई अवश्य करें, जिससे चारे का नियंत्रण होगा। और दूसरा, नमी संरक्षित करने के लिए भी हमारी ये गुड़ाई आपके काम आएगी। और इस गुड़ाई को करने के बाद आपको सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि आपके खेतों में जितने भी अनावश्यक प्रकार के जो पौधे हैं वो नष्ट हो जाएंगे, जिससे हमारे खेतों में जो अन्य होस्ट प्लांट हैं वो कीड़े बीमारियों का काम कर रहे हैं, वो भी आपको उससे नष्ट हो जाते हैं। किसी भी फसल की वृद्धि व विकास में सिंचाई का अहम योगदान होता है, इसलिए फसल में सिंचाई का विशेष ध्यान रखें और खेत की मिट्टी के प्रकार को ध्यान में रखते हुए फसल की जरूरत के हिसाब से ही सिंचाई करें। दूसरी बात आती है, इस समय हम उसमें जल का प्रबंधन कैसे करें, या जल का प्रबंधन करने के लिए जैसे मैंने आपको बताई, अगर मान लो लंबा ड्राई स्पेल आ जाता है, पानी 15-20 दिन नहीं गिरता है, तो जो आपने जो गुड़ाई करी है, जो आपने वो आपको नमी संरक्षित करने का कार्य करती है और हमारी फसल बिल्कुल प्रभावित नहीं होती है। अगर मॉइस्चर स्ट्रेस आता है, ड्राई स्पेल कहीं आ जाता है, लंबा पानी नहीं गिरता है 15-20 दिन, तो हल्की सी सिंचाई देने की भी उसमें आवश्यकता आपको
रहती है। तो आप जल प्रबंधन के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखें। भारी मिट्टियों में वैसे जनरली बरसात की फसल में आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर अधिक पानी गिरता है तो मैं किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि खेतों में पानी निकासी की व्यवस्था आवश्यक रूप से करें। पानी निकासी करते समय आप लोग ध्यान रखें कि पानी निकासी की व्यवस्था पहले से ही करें। बोनी करते समय 20 लाइन मूंग की करने के बाद एक नाली पानी के लिए बनाना चाहिए हमें, जनरली हमें। और दूसरा, रेज्ड बेड प्लांटर से अगर हम बोनी करते हैं तो सबसे उपयुक्त विधि है ये, पानी निकालने के लिए भी और नमी संरक्षित करने के लिए भी। फसल में इलियों का प्रकोप होता है। यह इलियां पहले कोमल पत्तियों और टहनियों और फूलों को खाकर नुकसान पहुंचाती हैं और फली आने पर फलियों में छेद करने पर दाने को खराब कर देती हैं, जिससे पौधे का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप कीट प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में नीम तेल की 5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। यदि कीट प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो तो रासायनिक नियंत्रण के लिए आप इंडोस्कार्ब दवा की मिलीलीटर मात्रा की प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें तो इलियों का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। पीला मोजेक रोग जैसा भी उड़द मूंग की जहाँ तक बात आती है, तो जहाँ जहाँ हमारे खेतों में पीले पौधे दिखाई दे रहे हैं, पीले पत्ते दिखाई दे रहे हैं, उनको तुरंत उखाड़ के आप खेतों में दबा दें और उनको नष्ट कर दें। और दूसरा, अगर कहीं भी अगर ज़्यादा पीले पत्ते दिखाई दे रहे हैं, आपको या बर्ड फ्लाई का अटैक दिख रहा है जो पीला मोजेक वायरस को फैलाती है, उसके कंट्रोल करने के लिए आपको इमिडाक्लोपिड जो आता है मार्केट में 100 ml पर हेक्टेयर की दर से अगर आप इसका स्प्रे करेंगे तो हमारे खेतों में बर्ड फ्लाई पूर्ण रूप से कंट्रोल हो जाएगी और पीला मोजेक रोग से भी बचाव आपका हो जाएगा। 2 स्प्रे अगर करेंगे इसके तो आपका पीला मोजेक 100% कंट्रोल हो जाएगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। टमाटर का उपयोग लगभग सभी घरों में किया जाता है, लेकिन टमाटर के आसमान छूती कीमतों से इसका स्वाद फीका पड़ रहा है। वहीं किसानों को टमाटर का अच्छा मंडी भाव मिलने से अधिक मुनाफा भी हो रहा है। तो जो किसान टमाटर के भाव के चलते इसकी खेती करने जा रहे हैं, वे किसान अधिक उपज के लिए किस प्रकार से करें उन्नत तकनीक से खेती, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर महेश चौधरी। टमाटर है वो टमाटर आलू एवं प्याज के बाद में तीसरी मुख्य फसल है जो कि अपने भारतवर्ष में उगाई जाती है। टमाटर से किसान भाई अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। इसके ज़रूरी होता है कि हमें सही किस्म का चयन के साथ ही हमें उसके जो कृषि क्रियाएं होती है, उन कृषि क्रियाओं को हमें अच्छे सही ढंग से हमें अपनानी होती है। ज़रूरी है कि हमें टमाटर की जो सही किस्म का हमें चयन करना आवश्यक होता है। आजकल जो अर्का रक्षक जो किस्म है IIHR बेंगलुरु की किस्म है, ये ट्रिपल रेजिस्टेंट वेराइटी है जो कि बैक्टीरियल विल्ट, अर्ली ब्लाइट और जो अपना टोमेटो लीफ कर्ल वायरस है उनसे रेजिस्टेंट होती है। यानी ये 3 तरह की समस्याएं इस टमाटर में नहीं आती है। बड़ी अच्छी किस्म है। सेमी डिटर्मिनेट टाइप की किस्म होती है। साथ ही अर्का सम्राट भी एक नवीन किस्म है, इसको भी हम लगा सकते हैं। साथ ही हिसार अरुण है सिलेक्शन 7, जिसको काशी अमन, काशी विशेष, काशी अभिमान, काशी अभय, पूसा गौरव, पूसा शीतल, हिसार ललित, ऐसी बहुत सारी किस्में हैं जिनका हम चयन कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारे जो रीजन के लिए जो सिफारिश किस्म है उसी का हमें चयन करना होता है।
जब हमने सही बीज का चयन कर लिया, बाद में बात आती है पौधशाला प्रबंधन। तो पौधशाला जब भी हम तैयार करते हैं तो या तो हम क्यारी विधि से करते हैं या प्रो ट्रे विधि से हम करते हैं। तो क्यारी विधि से जब हम करते हैं तो टमाटर के लिए प्रति हेक्टेयर के लिए लगभग 150 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। हाइब्रिड बीज की बात जब हम करते हैं, संकर बीज की बात करते हैं, तो हम जब भी पौध तैयार करते हैं तो हमें उठी हुई क्यारी में हमें पौध तैयार करनी चाहिए। तो उससे क्या होगा, डैम्पिंग ऑफ जो आर्द्र गलन की जो समस्या आती है, आर्द्र गलन की समस्या नहीं आएगी। पौध के लिए क्यारी ऐसे स्थान पर बनानी चाहिए जहां पर सिंचाई और पानी के निकास का अच्छा प्रबंध हो। वही भूमि समतल तथा उपजाऊ होनी चाहिए। आसपास छाया वाले वृक्ष नहीं होने चाहिए। पौधे तैयार करने के लिए 3 मीटर लंबी तथा 1 मीटर चौड़ी क्यारी भूमि से लगभग 15 से 20 सेमी ऊंची बना लेनी चाहिए। बीज बोने से पहले क्यारी की भली भांति गुड़ाई करनी चाहिए। वही प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में 4 से 5 ग्राम कैप्टान या थायराम मिलाना चाहिए। प्रत्येक क्यारी में 15 से 20 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ा हुआ गोबर खाद तथा 10 से 15 ग्राम दानेदार फ्यूरोडान मिला देना चाहिए। साथ ही हमें यह भी ध्यान देना होता है कि जब भी हम पौधशाला तैयार करें, हमें बीजों को उपचारित अवश्य कर लेना चाहिए। तो इसके लिए हम किसी फफूंदनाशी का भी उपयोग कर सकते हैं, अथवा जो ट्राइकोडर्मा विरिडी जो कल्चर आता है, ट्राइकोडर्मा विरिडी कल्चर का भी हम 5 से लेकर 8 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से हम उसका उपयोग कर सकते हैं। बुआई के बाद बीज को मिट्टी तथा सड़े गले गोबर के खाद के मिश्रण से ढककर उसके ऊपर कांस अथवा पुआल आदि की एक पतली परत बिछा देनी चाहिए, जिससे धूप तथा वर्षा से बीज की रक्षा हो सके। यह परत भूमि में नमी बनाए रखने में भी सहायक होती है। बीज बोने के तुरंत बाद क्यारी में फव्वारे या हजारे से हल्की सिंचाई करनी चाहिए तथा इसके बाद 1 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहना चाहिए। जब बीज का जमाव हो जाए तो कांस अथवा पुआल की परत को हटा देना चाहिए ताकि पौधों को धूप व हवा लग सके। अंकुरण के बाद कैप्टान या थायराम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल पौधों की जड़ों के पास मृदा में डालने से जड़ गलन तथा अन्य बीमारियों का भय नहीं रहता है। वहीं आवश्यक हो तो 10 से 15 दिन बाद फिर ड्रेंचिंग करना चाहिए। जब हमने सही पौधशाला हमने तैयार कर ली, तो जब मुख्य खेत में का जो रोपण का जो समय होगा, जो पौध लगाने के लगभग 25 दिन बाद में जब 4 पत्तियां आ जाती है, उस समय हम खेत में रोपण कर देते हैं। उसके बाद में बात आती है कि खाद एवं उर्वरक प्रबंधन की। तो हमेशा जब भी हम बागवानी फसलें लेते हैं, क्योंकि ये जो खाद्यान्न फसलें होती है, खाद्यान्न फसलों की तुलना में ये लगभग 10 गुना अधिक पैदावार देती है। तो अधिक पैदावार मिलती है तो ये अपनी जमीन से खाद एवं जो पोषण जो तत्व होते हैं उनका भी अवशोषण ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। तो ये ज़रूरी होता है कि जब भी हम कोई फसल ले रहे हैं तो उससे पूर्व हमें मिट्टी की जांच अवश्य करवा लेनी चाहिए। कृषि विज्ञान केंद्र अथवा कृषि विभाग से हम मिट्टी अथवा पानी की जांच करवा लेते हैं और उसी के अनुसार ही हमें उसका पोषण का ध्यान रखना होता है, क्योंकि जो पोषण होता है वो पौधे की बढ़वार के साथ साथ ही उसकी पैदावार के लिए भी उत्तरदायी होता है। कई बार हम देखते हैं कि इसमें फ्रूट क्रैकिंग जैसे फल फटने की समस्या हो, अथवा फल छोटे छोटे रह जाते हैं, अथवा पैदावार कम मिल पाती है, तो हमें लगभग 20 जो टन अपना FIM है, फार्म यार्ड मैन्योर है, गोबरी खाद है, वो अच्छी सड़ी हुई गोबरी की खाद हमें खेत में मिला देनी चाहिए जब भी हम अंतिम जुताई करते हैं। उसके बाद में जनरली हम बात कर रहे हैं तो लगभग 100 किलोग्राम नत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और लगभग 60 किलोग्राम पोटास हमें प्रति हेक्टेयर की दर से हमें खेत में डाल देनी चाहिए। जो पौधे से पौधे की दूरी की बात है तो हम लगभग 40 से 45 सेंटीमीटर के आसपास पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं। कतार से कतार की दूरी हम लगभग 60 सेंटीमीटर के आसपास में हम रखते हैं। तो किसान भाइयों, ज़रूरी है कि हमें सही किस्म के साथ ही हमें सही जो प्रक्रियाएं हैं उनका भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा, और ये जो चीज़ें हम ध्यान में रखें अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम मोहिदी, जिला जबलपुर के किसान सेवाराम ने। आप फसलों में अमरवेल की समस्या के समाधान पर जानकारी चाहते हैं, तो सेवाराम जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश।
अमरबेल फसलों के लिए एक खतरनाक खरपतवार है, जिसकी मुख्य रूप से रिजके में गंभीर समस्या देखी जाती है। परंतु ये अलसी, चुकंदर, मिर्च, प्याज, गाजर, सूरजमुखी, मेहंदी और कई वृक्षों पर आसानी से एक पीले जाल के रूप में लिपट जाता है। इसको आकाश बेल, अमरबेल, अमरबल्लरी भी कहते हैं। ये परजीवी खरपतवार कृषि के लिए एक गंभीर समस्या है, जिनको नियंत्रित करने के लिए उपलब्ध साधनों की प्रभावकारिता कम होती जा रही है। ये अपना भोजन बनाने, अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए दूसरी फसलों पर निर्भर रहता है। अमरबेल का फैलाव बीज और कार्यिकी प्रवर्धन द्वारा होता है। अमरबेल परजीवी पौधे में उगने के 25 से 30 दिन बाद सफेद अथवा हल्के पीले रंग के पुष्प गुच्छ में निकलते हैं। प्रत्येक पुष्प गुच्छ में 15 से 20 फल और प्रत्येक फल में 2 से 3 बीज बनते हैं। अमरबेल के बीज अत्यंत छोटे होते हैं। बीजों का रंग भूरा अथवा हल्का पीला, जो कि बरसीम तथा रिजके के बीजों जैसा होता है। पकने के बाद बीज मिट्टी में गिरकर काफी सालों तक सुरक्षित पड़े रहते हैं और उचित नमी मिलने पर दोबारा अंकुरित होकर फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। परपोषी मिल जाने पर 35 दिन में परिपक्व हो जाते हैं। अमरबेल कभी एक साथ नहीं फैलती, इसलिए खेत का लगातार निरीक्षण करना जरूरी है। शुरू में 2-3 स्थानों पर और धीरे धीरे पूरे खेत में फैल जाती है। अमरबेल लताओं की तरह बढ़कर फसलों और पेड़ों के ऊपर छा जाती है, जिससे फसल और पेड़ सूख जाते हैं। अमरबेल के प्रकोप से उड़द, मूंग में 30 से 35% और लूसर्न में 60 से 70% औसत पैदावार में कमी दर्ज की गई है। इसलिए इसकी रोकथाम के लिए आप फसलों के अमरबेल रहित बीज को इस्तेमाल में लाएं। नमक के 10% घोल में बीजोपचार से अमरबेल के बीज अलग हो जाते हैं। रिजके के बीजों को साफ पानी में धोकर काम में लें। अमरबेल से प्रभावित चारे की फसलों को जमीन की सतह से काटने पर अमरबेल का प्रकोप कम हो जाता है। अमरबेल से प्रभावित चारे की फसल को खरपतवार में फूल आने से पहले ही काट लेना चाहिए, जिससे इसके बीज नहीं बन पाते हैं और अगली फसल में इसकी समस्या कम हो जाती है। अमरबेल उगने के बाद परंतु फसल में लपेटने से पहले खेत में हैरो चलाकर इस खरपतवार को नष्ट किया जा सकता है। यदि अमरबेल का प्रकोप खेत में थोड़ी थोड़ी जगह में हो तो उसे उखाड़कर इकट्ठा करके जला देना चाहिए। शुरू में ही अमरबेल को रिजके के साथ काट करके जलाकर नष्ट कर दें और कटे हुए स्थानों पर पैराक्वेट 1% छिड़कें, जिससे अमरबेल और संपर्क में आने वाला रिजका नष्ट हो जाएगा। परंतु सिंचाई के साथ रिजका दोबारा फूट जाएगा। यदि अमरबेल का प्रकोप पेड़ों पर हो रहा है तो पेड़ों की छटाई कर देनी चाहिए, जिससे पेड़ों को सूखने से बचाया जा सके। और इस तरह किसान भाइयों, आप इन बताए गए उपायों को यदि अपनाते हैं तो आप इस बिना जड़ वाली परजीवी खरपतवार से अपनी फसलों को बचाकर अच्छी क्वालिटी का अधिक उत्पादन ले सकेंगे। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।